हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद ऑनलाइन क्लासेस। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे हिंदी की व्याकरण, जो कि संपूर्ण व्याकरण आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इसमें आप वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, तो आप इसको नोट करते चलिए। तो संपूर्ण व्याकरण आपको बताई जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रस, अलंकार, समास, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मतलब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं रस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पहले हेडिंग से। आपका पहला टॉपिक है ये रस। रस को कैसे इसकी परिभाषा हो जाएगी, तो परिभाषा आप देखिए इसकी परिभाषा दोस्तों समझेंगे। परिभाषा क्या लिखा हमने, साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। क्या है, रस का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, आनंद। आनंद काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद मिलता है, जैसे कोई तुम नाटक देखते हो, कोई काव्य पढ़ते हो, उसमें जो हमको विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम रस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कोई नाटक देखते हो, उसमें तुमको मजा आता है दोस्तों, क्या आता है, मजा आता है। तो मजा को बोल यानी हमको उससे हमको क्या मिलता है, रस मिलता है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, उससे आनंद मिलता है, रस मिलता है हमको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। इसकी विशेष बात नोट क्या है दोस्तों इसमें, कि रस को इसमें नोट क्या है दोस्तों, कि रस को काव्य की आत्मकथा क्या बोलते हैं, काव्य की आत्मकथा भी कहते हैं। इसमें बहुकल्पी प्रश्न बन जाता है दोस्तों, कि रस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताओगे, काव्य की आत्मकथा। काव्य की आत्मकथा को भी हम क्या बोलते हैं, रस को काव्य की आत्मकथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसके रस के भेद क्या होते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है और लिख लेना है अपने नोटबुक में। जो भी बताया जाएगा आपको इस वीडियो में पूरा आपको नोट करते चलना है। आप नहीं नोट कर पाते हैं तो आप हम वीडियो को स्क्रीनशॉट मारते जाइए, आप लिख लीजिए, इसकी पूरी नोट बना लीजिए। इससे बाहर कुछ भी आपको बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। अब हम दोस्तों देखेंगे रस के अवयव। रस के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो रस के अवयव आपको हेडिंग में लिख लेना है कि रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं दोस्तों, 4। उसके अवयव कितने होते हैं, 4 अवयव या अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। इन चारों से रस की क्या हुई है, निष्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी इनसे मिलकर रस बना है। कौन कौन से हैं दोस्तों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। ये क्या होते हैं, रस के अवयव होते हैं या अंग होते हैं। इन्हीं चारों अंगों से मिलकर रस की निष्पत्त होती है दोस्तों। ठीक है, आप अब रस इसको समझ गए होंगे। ये आपको लिख लेना है, रस के अवयव हेडिंग, और ये आपको याद करना है दोस्तों। रस के कितने अवयव होते हैं, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं जिससे मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। अब हम एक एक क्रम वाइज रस सीखेंगे, रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम दोस्तों देखेंगे महत्वशाली किसकी है, रस की। एक तरफ दोस्तों लिखे हैं रस के नाम, एक तरफ लिखे हैं उसके स्थायी भाव, मतलब कौन कौन से रस हैं, उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। ये आपको ये साड़ी से याद कर लेना है, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। क्या होता है, रति। इसका एक दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसका स्थायी भाव प्रेम भी होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रेम होता है, इसको हम प्रेम भी बोल सकते हैं। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास। नेक्स्ट क्या है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। शोक यानी दुख। ये कौन सा रस है, दुख का रस है, करुण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। क्या होता है, क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। देखो जैसा नाम है रस का, वैसे उसका स्थायी भाव। जैसे वीर रस, वीर यानी उत्साह, क्या हो जाएगा, उत्साह, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। भयानक रस का क्या हो जाएगा दोस्तों, भयानक से भय, भय से मतलब हास रस का स्थायी भाव क्या हो गया, भय। भयानक का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय। इसकी भी आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लेना है और इसको याद करना है।
ठीक, इससे भी भौगोलिक प्रश्न बन सकते हैं और आपको थ्योरी बनाने में इनका स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। एक एक करके देखते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले चांस हैं वही हम 2-3 रस उसमें बताएंगे। आप एक एक करके लिखते जाइए और उसको नोटबुक में लिखते जाइए और उसको याद करना है आपको। देखेंगे पहला हमारा कौन से उठाते हैं दोस्तों, हास्य रस। पहले हम हास्य रस सीखेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के, क्या है, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हमको हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी स्थायी भाव हमने सीखे ना, सभी की स्थायी भाव सीखे। देखो हास्य के स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। तो संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब हम हास रस कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। हंसी हंसी भाजय दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रस क्या है। देखो इसमें दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा इसमें करुण रस। क्या है, दूसरा है करुण रस। पहला हमने क्या बताया, हास्य रस, उसकी हमने डिफिनेशन सीख ली है। अब क्या है करुण रस, इसकी डिफिनेशन क्या है, सेम डिफिनेशन इसकी भी है, आपको स्थायी भाव चेंज करना है। देखिए परिभाषा क्या है, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, अर्थात शोक माने दुख। क्या होता है, दुख जहां पर उत्पन्न होता है वहां पर करुण रस कहलाता है। ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा, आप इसको नोट करते जाएंगे या आपको स्क्रीनशॉट मार के फिर बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं उदाहरण क्या है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो हमने इसमें कितने रस बताए दोस्तों, 2 रस बताए। 2 रस में आपको एक रस आपको फंस जाएगा, करुण रस या हास्य रस। ठीक है, जैसे तो आप दूसरा कोई रस बनाना है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कैसे कि विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक की जगह जैसे आपको श्रृंगार लिखना है, तो श्रृंगार में क्या कर दोगे, जब रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, आप 2 को हम बता दिए आपको, दो से आपको फंस सकता है, अन्यथा आप उसको ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, छंद। क्या है, छंद। अब हम सीखेंगे छंद क्या होता है। ठीक, अभी हमने रस सीखा, अब हम सीखेंगे छंद क्या होता है। ठीक है, क्या है, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन। अगर इसकी परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा क्या होती है, देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, छंद काव्य के प्रवाह को, क्या है, छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त मतलब लय से, संगीतात्मक गाकर, क्या हो जाएगा, संगीतात्मक मतलब गाकर, सुव्यवस्थित सही तरीके से, क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित मतलब सही तरीके से और नियोजित करता है। छंद क्या होता है दोस्तों, छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे छंद कौन कौन से छंद हमको पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें पहला छंद क्या है दोस्तों, सोरठा छंद। क्या है, सोरठा पहले हम पढ़ेंगे। ठीक, सोरठा छंद में क्या है, सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में, देखो छंद में जो होता है उसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें क्या लिखा, पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोरठा छंद। क्या होता है, सोरठा छंद होता है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हों, वो छंद क्या कहलाएगा, सोरठा छंद कहलाएगा। ठीक, इसका उदाहरण क्या है,
देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। ये इसका उदाहरण होगा, ये उदाहरण को आपको लिख लेना है, ठीक है। किसका उदाहरण है, सोठा छंद का। अब इसमें सोठा छंद में हमने क्या सीखा कि छंद के पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, 11-11 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ये उदाहरण में आपको मात्रा भी लगानी पड़ती है, क्या लगानी पड़ती है, मात्राएं भी लगानी पड़ती है, ठीक। देखिए हम इसको मात्रा भर के देखते हैं। पहले कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। इसमें हो जाएगी गुरु मात्रा, हो जाएगी गुरु, इसको बोलते हैं लघु मात्रा, ये भी लघु मात्रा हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखो जो सुमिरत सिद्धि होई, इसमें देखो इसकी गुरु मात्रा हो जाएगी, अर्थात गुरु मात्रा यानी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा हो जाएगी, इसको लघु मात्रा बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 और 11, कितने हो गए, 11, सही है। तो क्या हो जाएगा, जो सुमिरत सिद्धि हुई। अब हम दूसरा चरण देखेंगे, दूसरा में कितनी होनी चाहिए, 13 मात्रा होनी चाहिए दोस्तों। एक इसमें लघु गुरु हो जाएगी यानी 2, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, गिनिए 1 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी कितनी मात्रा होगी दोस्तों, 13। इसी तरह आपको इनकी भी निकाल लेना, ठीक है। जो मतलब मात्रा बड़ी होती है उसमें लगाते हैं हम गुरु मात्रा, और छोटे सिंपल में छोटी मात्रा जैसे सिंपल अक्षर उसमें हम क्या लगाएंगे, लघु मात्रा लगाएंगे, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे रोला छंद। क्या सीखेंगे, रोला छंद। आपको इस वीडियो में आपको पूरी संपूर्ण व्याकरण बताई जाएगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, पूरा नोट करते चलिए। आपको इससे भी कुछ भी बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा व्याकरण में दोस्तों। इसमें व्याकरण में आपको हिंदी व्याकरण में इससे बाहर दिखने को आपको नहीं मिलेगा। इसी से जो भी आएगा, जो भी व्याकरण फंसेगी, आपको इससे काफी सारे प्रश्न आपको फंस जाएंगे। ये रोटर छंद, इसके बाद हम सीखेंगे रोलर छंद, ठीक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, दूसरा रोलर छंद क्या है, क्या है नेक्स्ट, रोलर छंद, ठीक। दूसरा कौन सा छंद है दोस्तों, रोलर छंद। क्या है, रोलर छंद। इसको हम लिखेंगे, यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण, होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, सम यानी उकार, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 48 24 मात्रा क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी ना। तब ये कौन सा छंद है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये क्या होता है, रोलर छंद। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, देखेंगे। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, को पापी है पंचत्व प्राप्त, सुवि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर, पढ़त चौचंद मचावत, पै ताकि लोध, त्रिपथगा, क्या हो जाएगा, त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत, 3 5 बिसरावत, ठीक है। तो ये देखो इसमें कितने चरण हैं, 1 2 3 4 चरण होती हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 24 मात्रा होती है। इसमें एक बात और है कि इसमें 11 व 13 मात्राएं में यति होती है। क्या होती है, यति होती है।
11 व 13 मात्राएं में, इसकी हम मात्राएं देखेंगे। 2 1 2 1 1 2 3 2 5 6 7 8 9 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये गिनेंगे हम। 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 7 2 9 9 10 11 11 2 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्रा हो गई? 24 मात्रा। इसी तरह आपको सभी में इसी तरह मात्राएं आपको निकाल लेनी है। ये रोलर चैनल की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, और ये इसका उदाहरण हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट बना लीजिए, ठीक है। तो हमने कौन कौन सीखा? पहले सीखा हम शॉर्टर छंद और दूसरा सीखा रोलर छंद, ठीक है। तो दो में आपको एक फंस जाएगा दोस्तों, ठीक। रस सीख लिए दोस्तों, छंद सीख लिया। अब हम सीखते हैं अलंकार। क्या सीखते हैं? अलंकार। क्या सीखेंगे दोस्तों? अलंकार। अलंकार क्या होता है, ठीक। तो देखेंगे अलंकार क्या होता है दोस्तों। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। क्या होता है? अलंकार शब्द जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात पहला शब्द है अलम। अलम माने होता है भूषण प्लस कार, ठीक है। तो कार माने होता है करने वाला, ठीक है। भाषा क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या होगी इसकी डिफिनेशन? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। क्या दोस्तों? उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्या होता है इसकी डिफिनेशन देखेंगे। इसकी परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? जहां दो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। क्या हो जाएगा? भिन्न का मतलब अलग अलग। जहां दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है। मतलब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में उनमें भिन्न भिन्न क्या हो, समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण क्या है? परिभाषा समझ में दोस्तों। परिभाषा क्या है इसकी? जहां दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों, भिन्न मतलब अलग अलग, वस्तुओं या व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, वह वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होता है? पीपर पात सरिस मन डोला। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मन डोला। नेक्स्ट हम देखेंगे रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? इसको हम डिफिनेशन सीखेंगे। इसकी क्या है परिभाषा? क्या है दोस्तों? रूपक अलंकार की परिभाषा है जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, मतलब भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए। क्या की जाए? दोनों में समानता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तब रूपक अलंकार होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है दोस्तों, इसको आप नोट करेंगे। इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण हो जाएगा रूपक अलंकार का, आपको पता होगा। इसका उदाहरण होता है चरण कमल
चरण कमल बंदव हरि राई। क्या हो जाएगा? चरण कमल बंदव हरि राई। ठीक है, ये इसका हो जाएगा उदाहरण। ठीक, तो इसको नोट करेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें उपमेय क्या हो जाएगा? चरण हो जाएगा, और उपमान कमल है। ठीक है, इसमें उपमेय क्या है? चरण है, और उपमान क्या है? कमल। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? चरण कमल बंधव हरि राई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अलंकार। तीसरा दोस्तों, उत्प्रेक्षा। कौन सा? तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी सिंपल परिभाषा दोस्तों, जहां उपमेय में क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या की जाए? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें जन जानो, मन मानो, मनव आदि इसके वाचक शब्द हैं। ये शब्द आपको कहीं पर उदाहरण में दिखते हैं, जन जानो, मन मानो, मनो, तो आप उसमें तुरंत समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो क्या इसमें जन जानो, मन मानो आदि इसके वाचक शब्द है। ये शब्द आपको देखते ही बता देना कि ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसका हम उदाहरण देखेंगे। क्या हो जाएगा? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यव प्रभात। ये किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। किसका हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जनु जानो, मन मानो, मनो आदि इसके क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है, और इसको नोट करके याद करना है दोस्तों। ठीक, दोस्तों हम सीखेंगे अब उपसर्ग। क्या सीखेंगे? उपसर्ग। क्या सीखेंगे दोस्तों? उपसर्ग क्या होता है? ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर ये निश्चित रूप से फंसता ही फंसता है। ठीक, तो ये तो आपके लिए विशेष है। उपसर्ग आपको आना ही अनिवार्य है, जो भी पीछे बताया गया वो भी आएगा। और उपसर्ग तो निश्चित रूप से 2-3 नंबर का आता ही आता है। उपसर्ग है दोस्तों, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये हम आगे अब 1 बाय 1 सब सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम उपसर्ग को समझेंगे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग दो शब्द यानी उप धन सर्ग, उप और सर्ग के योग से बना हुआ है। उप प्लस सर्ग से मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट या पास, बोल सकते हैं। उप का अर्थ क्या होता है? समीप या निकट अथवा पास, जबकि सर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ करना। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? श्रेष्ठ करना। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा देखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा कैसे जानेंगे? इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे वर्ड या भाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? वे वर्ड तो आप समझते होंगे वर्ड क्या होता है। जैसे कोई भी वर्ड होता है, अल्फाबेट यानी हिंदी का वर्ड होता है, क्या होता है? का, खा, गा, घा, छोटा बड़ा, सब क्या होता है? वर्ड होता है। तो वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़कर, कहा दोस्तों? किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लें हम, जैसे उप हो गया। ठीक, अब ये उप शब्द है, ये किसी शब्द के पहले अगर जोड़ देंगे, मान लो कोई शब्द हो जाए मान, हो जाए क्या हो जाए? मान। अब ये मान के अगर हम पहले जोड़ देंगे, प्लस पहले जोड़ देंगे उप को, उप क्या हो जाएगी? इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो ये इसका जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ जुड़ के क्या बन जाएगा? उपमान। उपमान। अभी उपमान बन गया। अगर ये उपमान शब्द आ गया एग्जाम में, तो उसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप। यानी किसी शब्द में वो पहले जुड़ता है, तो वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। उपमान का उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप। समझ में आया दोस्तों? अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे उपसर्ग के। उपसर्ग
अब हम नेक्स्ट देखें कौन सा है उप का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे उप से बन जाएगा उपमेय। अभी जैसे अलंकार में हमने पढ़ा उपमेय उपमान, उप से क्या बना उपमेय बन जाएगा, उपमान बन जाएगा, ये इसका नवीनतम शब्द बन जाएगा। जैसे उपकार, उपकार बन जाएगा, ठीक है, उपकार बन जाएगा, उपदेश, ये इसके दोस्तों नवीनतम शब्द हो जाएंगे। कि उपमेय का प्रत्यय वो सॉरी उपसर्ग क्या हो जाएगा उप हो जाएगा, उपमान का उपसर्ग क्या हो जाएगा उप हो जाएगा, उपकार का क्या हो जाएगा उप हो जाएगा। ठीक, ऐसे शब्द तुमको बना सकते हो। ठीक, स के नवीनतम शब्द क्या हो जाएगा सहयोग, स से क्या बन जाएगा सहयोग, सहमत, सहमत भी बन जाएगा, इसका नवीनतम शब्द बन जाएगा। सहमत इसका शब्द बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्या है निर मतलब क्या हो जाएगा निर्धन, इससे निर्धन बन सकता है, निर्धन बन जाएगा। ठीक, जैसे निर्धन आ गया तो निर्धन का तुम क्या ये आगे अभी अपने उपसर्ग बताओ तो क्या बताओगे निर बताओगे, ये रा में नीचे ऐसे ही हलंत तुमको लगा देना। ठीक, इसका ये नहीं होगा, ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको हलंत लगाना पड़ेगा, वही इसका करेक्ट होगा उपसर्ग में। ठीक, निर्धन हो गया। जैसे दूसरा निर्मल, निर्मल इसका नवीनतम शब्द बन जाएगा। ठीक, और जैसे देखें निराकार, निराकार ऐसे दोस्तों क्या होता है उपसर्ग बनता है। उपसर्ग क्या होता है किसी शब्द का स्टार्टिंग वर्ड या वर्ड समूह होता है जो जुड़ के उसका अर्थ उसमें शब्द में चेंज कर देता है। जैसे ऐसे शब्द आएंगे तो उसका तुमको उपसर्ग बताना पड़ेगा। जैसे अपराध आ गया, अपराध का उपसर्ग दोस्तों आप हो जाएगा। वही हमने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, उसी के हमने नवीनतम हमने लिख दिया उपसर्ग, एक तरफ लिख दिया है नवीन शब्द। मतलब उपसर्ग से इसके ये उपसर्ग शब्द से कितने नवीन शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अधि हो गया, तो अधि के नवीन शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे हम बताएंगे कि अधि से क्या बन जाएगा अधिकार, अधिकार बन सकता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है अधिकरण, क्या बन जाएगा अधिकरण, मतलब ये कोई शब्द से उसमें पहले जुड़ रहा है ना, कि अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अधि से बनने वाले नवीन शब्द हैं, मतलब इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं अनेक बन सकते हैं। ठीक, जैसे अधिकार शब्द आ गया एग्जाम में, उसका तुमको उपसर्ग पूछ लेते, उस शब्द क्या होता है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ा होता है। तो ये अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा स्टार्टिंग वाला, अर्थात अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधि, जैसे अधिकरण शब्द का उपसर्ग पूछ लेते क्या हो जाएगा अधि हो जाएगा। इसका और जैसे हो सकता है अधिगुण, अधिगुण, अब अधिगुण शब्द आ गया तो अधिगुण शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा अधि हो गया। ठीक, जैसे अभिमान के नवीनतम शब्द देखेंगे क्या कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ठीक, अब अभी का क्या हो जाएगा अभिमान, अभिमान हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अभिप्राय, अभिप्राय। ठीक, अभियान, इसमें मतलब तुमको अनेक शब्द बना सकते हैं। और अगर प्रत्यय पूछे अब अभियान का प्रत्यय पूछ ले कोई भी शब्द हो तो अभियान का प्रत्यय क्या हो जाएगा अभी हो जाएगा, अर्थात जो स्टार्टिंग में जुड़ा होता है पहले जुड़ा होता है वो क्या होता है उपसर्ग होता है। ठीक, जैसे अब का क्या हो जाएगा नवीनतम शब्द अपमान, अपमान बन सकता है। अब अपमान एग्जाम में आ गया, अपमान का उपसर्ग पूछ ले तो क्या हो जाएगा अप हो जाएगा, अर्थात उसका स्टार्टिंग शब्द तुमको आना ही होगा। अपमान, जैसे तुम पढ़ रहे अपमान तो पहले शब्द क्या निकला अप, तो अब क्या हो जाएगा उसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, जैसे हो जाए अपराध, अपराध हो जाएगा, जैसे नवीनतम शब्द इसका हो जाएगा आपका। ठीक, जैसे अपवाद, अपवाद भी हो जाएगी इसका नवीनतम शब्द। अपवाद का उपसर्ग पूछ ले तो क्या बताओगे आप बताओगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे प्रत्यय।
ये भी दोस्तों प्रत्यय भी टॉपिक जो है ये भी 2 से 3 नंबर का अनिवार्य रूप से इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, अब हम प्रत्यय समझेंगे प्रत्यय क्या होता है, इसका परिभाषा पहले देखेंगे। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिभाषा हम देखेंगे। ठीक, इसका भी परिभाषा आपको बनाना है। वे वर्ड या वर्ड समूह, वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, ये इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वे वर्ड या वर्ड समूह भी हो सकते हैं। जैसे वर्ड हो गया तो जैसे आ क्या हो गया, वर्ड हो गया। अब क्या हो जाएगा, वर्ड समूह हो गया। ठीक, तो वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द के अंत यानी दोस्तों लास्ट में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, दैट इज प्रत्यय कहलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में को देखें, सामाजिक ये सब शब्द आ गया। ठीक, अब इसमें पूछेगा इसका प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय कहाँ होता है दोस्तों, किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो अंत में इसका क्या निकलता है, सामाजिक। क्या निकल रहा है इसमें, सामाजिक अर्थात इक निकल रहा है। क्या निकल रहा है दोस्तों, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा इक। क्या हो जाएगा, इक। सामाजिक का प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल बढ़ाई, ये दो शब्द के प्रत्यय क्या हो जाएगा, पढ़ाई। क्या इसमें लास्ट में अंत में आया ई, बढ़ाई ई आया, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ई। समझ में आया, प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, और उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के स्टार्टिंग अर्थात पहले जुड़ता है। ठीक, इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। आई, अब आई से नवीन शब्द कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे आई क्या होता है, किसी शब्द में लास्ट में जुड़ता है, तो ये हमको आई कहाँ होना चाहिए, लास्ट में। जैसे हम लिख दें पढ़ाई, क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। जैसे लिख दें लिखाई, लिखाई में लास्ट में आई आ रहा है ना, लिखाई अर्थात इसमें आई आ रहा है, मतलब कि लिखाई। ठीक, लिखा खा में आ की मंत्र आई और लास्ट में ई, तो अब क्या बन जाएगा उसका प्रत्यय, आई बन जाएगा, उसका ई नहीं बनेगा। ठीक, लिखाई, पढ़ाई, सुनवाई, ऐसे अनेक शब्द बन सकते हैं। ठीक, ये इसके नवीनतम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इक। इक जैसे हो जाएगा, अभी तुमको बताया सामाजिक। सामाजिक में लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, इक, तो वो सामाजिक का प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। तो प्रत्यय आप उपसर्ग सीख गए हैं। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द में लास्ट में जुड़ता है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारे पास, पर्यायवाची। अभी हमने उपसर्ग सीख लिया, प्रत्यय सीख लिया, अब सीखेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची भी दोस्तों 2 नंबर से 3 नंबर में पर्यायवाची भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, आपको उसको नोट कर लेना है, और आपको उसमें नोट करके आपको उसको लर्न कर लेना दोस्तों। देखेंगे अगर पर्यायवाची की डिफिनेशन क्या होगी। वैसे परिभाषा तो पर्यायवाची की आती नहीं, पर पर्यायवाची के कुछ एग्जाम्पल आते हैं, वो एग्जाम्पल आपको बताएंगे। पहले परिभाषा इसकी देखेंगे। वे शब्द जो एक दूसरे के लगभग अर्थात समान अर्थ देते हैं। एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं। समान मतलब उसका मतलब बराबर अर्थ देते हैं। अर्थ मतलब उसका वही होता है। जैसे जल बोल दे, पानी बोल दे, तो इसका अर्थ क्या होता है, पानी हुआ ना, उसका लगभग समान अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको विशेष रूप से आने के चांसेस रहेंगे दोस्तों, तो वो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल आपको। हम दोस्तों पर्यायवाची देखेंगे जो आपके एग्जाम के विशेष हैं। इंपॉर्टेंट हमने शब्द लिए हैं दोस्तों। पहले शब्द क्या हो जाएगा, आम। आम के जैसे पर्यायवाची आपको आ गया, कौन कौन सी इसके पर्यायवाची होते हैं। आम्र हो जाएगा इसका पर्यायवाची, रसाल बोलते हैं इसको आम को।
अमृत फल भी बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ये पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, कपड़ा। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वस्त्र बोलते हैं, कपड़ा को वस्त्र के नाम से जानते हैं। उसको वसन भी बोलते हैं, परिधान भी बोलते हैं, पट भी बोलते हैं, ठीक, और कई शब्द बोलते हैं। तो वैसे आपको ये विशेष विशेष आपको लिए गए। तीसरा क्या है, मोर। मोर को पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, कलापी हो जाएगा, शिशि हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हाथी। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है, गज होता है, गज मतलब हाथी बोलते हैं, हस्ती बोल सकते हैं, मतंग बोल सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पुष्प। पुष्प को दोस्तों और कैसे बोलते हैं, पुष्प को फूल बोलते हैं। तो मतलब कि वो क्या होता है, उसके अर्थ समान होने चाहिए, वही पर्यायवाची होता है। तो क्या हो जाएगा, फूल, पुष्प। पुष्प को सुमन भी बोलते हैं। मंजरी, मंजरी आपने पढ़ा होगा, स्कूलों में किताब आती है हिंदी की, मंजरी। तो आप उसको पुष्प को ऐसे याद कर सकते हैं कि हिंदी बुक का क्या नाम है दोस्तों, मंजरी। तो मंजरी किसका पर्यायवाची है, पुष्प का। इसके दूसरे नेक्स्ट क्या होता है, पुहुप होता है, क्या होता है, पुहुप होता है। अगला क्या है, अग्नि। अग्नि मतलब आग भी बोलते हैं इसको। आग के बाद अनल भी बोलते हैं अग्नि को, पावक बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आकाश। आकाश मतलब नभ, गगन, अंबर, आसमान, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, आकाश के। किसके हो जाएंगे, आकाश के हो जाएंगे। जैसे हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, आंख। आंख का क्या होता है, नेत्र। क्या होता है, नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, लोचन हो जाएगा। नेत्र, आंख का क्या हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। हम नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण जो है, क्या है, आंख। आंख का कभी बताया, नेत्र होता है, लोचन होता है, नयन होता है, उसका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्या है, बादल। बादल किस नाम से और जानते हैं, मेघ, नीरज, पयोद, जलज, ये सब इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, सूरज। सूरज को किस किस नाम से जानते हैं, रवि, सूर्य, दिनकर, सलिल, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है इसमें, रात्रि। रात यानी दोस्तों, रात का नेक्स्ट शब्द क्या हो जाएगा, रात, यामिनी, रजनी, ठीक। इसमें आपको जैसे ये शब्द कुछ हमने दिए हैं, उसके पर्यायवाची शब्द, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ये बादल ही पूछे। पूछ ले नीरज का पर्यायवाची क्या है, नीरज आपको समझ जाना चाहिए कि किसका है, बादल बोल दोगे, फिर मेघ बोल दोगे, जलज बोल दोगे। जिसका जिस शब्द का पर्यायवाची पूछे उसको छोड़ के जो उसके और अनेक शब्द होते हैं उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे कमल हो गया, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पंकज। पंकज किसी लड़के के नाम से याद कर सकते हैं कि कमल का क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। सरोज, अंबुज, क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, धरती, भूमि बोलते हैं, वसुधा बोलते हैं, धरा बोलते हैं, धरा मतलब पृथ्वी, ठीक, जिसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जननी। जननी क्या होता है दोस्तों, जिससे हम जन्म लेते हैं, अर्थात जननी मतलब माता, क्या हो जाएगा, माता, या माँ, या मैया, या धात्री। धात्री इंपॉर्टेंट शब्द, इसका क्या हो जाएगा, धात्री। अब धात्री शब्द आ गया तो अब उसका क्या बताओगे पर्यायवाची, माता, जननी, माँ, मैया, दो तीन लिख सकते हो, ठीक, जितने उसमें पूछे। अगला क्या है, ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, ये क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब अनेकार्थिक शब्द, उसके अनेक शब्द, किसी शब्द के और अन्य शब्द बन जाए जिसके उसका सेम अर्थ हो, ठीक, सेम मीन हो दोस्तों। पुत्री, पुत्री यानी तनया, लड़की, दुहिता, तनुजा, ये क्या हो जाएगा, उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। समुद्र आपको याद कर लेना है, समुद्र हो गया। जैसे नारी हो गया, इसका आपको पर्यायवाची याद करना है, ठीक। समुद्र का क्या होता है, नारी का क्या होता है, ठीक। समुद्र जैसे होता है, इसका हो जाएगा सागर, क्या हो जाएगा, समुद्र को सागर बोलते हैं, ठीक, सिंधु बोलते हैं। नारी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, महिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, महिला बोलते हैं, ठीक। स्त्री बोलते हैं, औरत बोलते हैं, इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपको सभी पर्यायवाची आपको नोट कर लेना है और इनको याद कर लेना है। लक बाई चांस आपको इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण शब्द रखे हैं जो अधिकतर टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हमने वही टॉपिक वही शब्द उठाए हैं दोस्तों, जो पिछले एग्जाम में 2024 और 23 में, ठीक, 22, 20, 21 सभी
तरह के शब्द इसमें लिए गए हैं दोस्तों। ये आपको याद करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट क्या है, समास। अब हम क्या सीखेंगे, समास सीखेंगे। समास क्या होता है, इसका संक्षिप्त वो इसका हिंदी जो अर्थ होता है इसका समास का, वो होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है, संक्षिप्त करना। इसका मेन रूप से एक अर्थ होता है समास का संक्षिप्त करना। ठीक, इसकी हम परिभाषा देखेंगे क्या है। देखेंगे समास की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना। अभी तुमको बताया समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब किसी शब्द को, अनेक शब्द को छोटा करना, उसको छोटा रूप दिखाना। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, तो वो होता है समास। जैसे परिभाषा देखेंगे इसकी, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, जिसे उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। ठीक, इसका विश्लेषण आप लिख सकते हैं। जैसे 5 तंत्रों का समाधान क्या हो जाएगा, उसको संक्षिप्त शब्द क्या हो जाएगा, पंचतंत्र। जैसे पिता और पुत्र, इसको संक्षिप्त रूप क्या लिख देंगे, पिता पुत्र लिख देंगे। नीला है जो अंबर, इसको क्या लिख देंगे, नीलांबर लिख देंगे। जैसे तो दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलाकर उसको एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं समास। अभी कौन कौन से समास है तुमको, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब इसके जो भाग है समास के वो हम बताएंगे। ठीक, किसके कितने समास होते हैं।